हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे ऑडिटिंग का सबसे बड़ा कोर स्टडी मटेरियल है, उसकी पढ़ाई शुरू की है एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये जो सीरीज़ है ये आपको सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी एप्लीकेबल यानी रिलेवेंट होने वाली है। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया है जिसे कहा जाता है प्रीफेस। प्रीफेस एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अभी तक आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। हमारा पैटर्न कैसा है पढ़ने का, एक वीडियो में हम केवल एक ही पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो भी छोटा रहे और हमें जो बात हम पढ़ते हैं रोज़ उसे ध्यान में रखने में भी आसानी हो जाए। तो पैराग्राफ नंबर 10 हमारे सामने क्या है दोस्तों, उसका हेडिंग अथॉरिटी अटैच्ड टू अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस। अब यहाँ पर अदर स्टैंडर्ड जब भी प्रीफेस में आता है तब आपको क्या समझना है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स एंड आपका एसक्यूसी, ये हो गए आपके अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस। अदर स्टैंडर्ड्स में आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंक्लूड नहीं होता है, बाकी 3 स्टैंडर्ड्स और एक एसक्यूसी इंक्लूड होता है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से बेयर टेक्स्ट वाला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। बेयर टेक्स्ट हमें क्या क्या कहती है, हमें एक बात तो पता चल गई है कि भाई साहब यहाँ पर अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस के बारे में बात होने वाली है। अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस की अथॉरिटी क्या है, उसका इंस्टीट्यूशनल बैकिंग क्या है, क्या वो मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है, इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें पता चलने वाला है। तो सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 10 को शांति से पढ़ते हैं। क्या कहता है पैराग्राफ नंबर 10? It is the duty of the professional accountants to ensure that the standards or general clarifications are followed in the engagements undertaken by them। यानी सीधा सीधा हमारा इंस्टीट्यूट प्रीफेस के माध्यम से जो भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो भी प्रोफेशनल मेंबर्स है इंस्टीट्यूट के, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। क्या कहता है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी स्टैंडर्ड्स है एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस है जो उनके एंगेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं, रिलेवेंट है, वो हमेशा फॉलो होने चाहिए। ठीक है। देन the need for the professional accountants to depart from a relevant requirement is expected to arise only where the requirement is for a specific procedure to be performed and in the specific circumstances of the engagement that procedure would be ineffective। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जितने भी हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनको आपको एज इट इज़ फॉलो करना है। उन प्रोविजंस से, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स में प्रोविजंस दी है, गाइडेंस दिया है, उसके अलावा उससे हटकर अगर आप कोई अलग प्रोसीजर फॉलो करते हो तो वो केवल तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी तभी आप अलग प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो जब स्टैंडर्ड में बताए गए स्पेसिफिक प्रोसीजर या गाइडेंस आपके एंगेजमेंट में जो आपका सिनेरियो है, चाहे वो ऑडिट हो, एश्योरेंस हो, रिलेटेड सर्विसेज हो, वहाँ पर अलग प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही आपका ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल होता है तो ऐसे केसेस में केवल आप स्टैंडर्ड से हटके अलग प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड्स या जनरल क्लैरिफिकेशंस में दिए गए गाइडेंस को ही फॉलो करना पड़ेगा। देन इफ बिकॉज ऑफ दैट रीजन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म If, because of that reason, a professional accountant has not been able to perform an engagement procedure in accordance with any standard or general clarification, he is required to document how alternative procedures performed achieve the purpose of the procedure and, unless otherwise clear, the reasons for the departure। अगर आप स्टैंडर्ड या जनरल क्लैरिफिकेशंस में दिए गए किसी भी प्रोसीजर को छोड़कर ऑल्टरनेट प्रोसीजर को फॉलो करते हो तो आपको उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर फॉलो क्यों की, उसका लॉजिकल रीजनिंग जस्टिफिकेशन भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करने के बाद आपने किस तरीके से आउटपुट यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया वो भी बताना पड़ेगा। फर्दर,
हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। जब भी आप कोई रिपोर्ट करोगे, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो या एश्योरेंस रिपोर्ट हो या रिलेटेड सर्विसेज का काम हो या फिर आपके रिव्यू रिपोर्ट हो, आप जब भी रिपोर्ट दोगे तब आप बताओगे स्पेसिफिकली जहाँ पर भी आपने स्टैंडर्ड्स या क्लैरिफिकेशंस को फॉलो नहीं किया है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, वहाँ पे आप क्लियरली अपने रिपोर्ट में बताओगे। अगर आपने स्टैंडर्ड्स या जनरल क्लैरिफिकेशंस में दिए गए प्रोसीजर्स को फॉलो किया है तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। However, a mere disclosure in his report does not absolve a professional accountant from complying with applicable standards and general clarifications। यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, आपने प्रॉपरली ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो किया, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन भी कर लिया, उसके बाद में जो आपने रिपोर्ट जनरेट की वो रिपोर्ट में आपने डिस्क्लोज भी कर दिया। रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं। अगर आगे चल के उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको प्रोफेशनली अकाउंटेबल पकड़ा जाएगा, ठीक है। आपके ऊपर मिसकंडक्ट या फिर जो भी केसेस होंगे, जिस तरीके से भी प्रोसीडिंग होगा वो सारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अथॉरिटी अटैच्ड टू अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस, बेसिकली यहाँ पर अथॉरिटी अटैच का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन जहाँ पर भी डेविएशन करोगे, डिपार्ट करोगे, किस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनल अपने काम को कंडक्ट करना है, अपने प्रोसीजर्स को कंडक्ट करना है एंड अल्टीमेटली रिपोर्ट करना है। एंड पूरा का पूरा सिनेरियो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के बारे में बताया गया कि भाई साहब जब आप अदर स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस की बात करते हो, उसमें दिए गए प्रोसीजर्स को छोड़ के आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो। लेकिन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो तभी कर सकते हो जब स्टैंडर्ड या जनरल क्लैरिफिकेशंस में दी गई बात इनफेक्टिव हो आपके केस में। उसके बाद जो भी आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करोगे उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करोगे। जो भी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आपने फॉलो की है उसको आप अपने जनरेटेड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दोगे। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इस पैराग्राफ नंबर 10 में बताई गई है। अब हम चलते हैं हमारे नोट्स में जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। आपको ध्यान में आया होगा यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 10 में हमारे पास दो फुटनोट्स है, फुटनोट नंबर 5 और फुटनोट नंबर 6। अब ये जो फुटनोट नंबर 5 और 6 है, मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको नोट्स में ही बता दूंगा ताकि हमारा समय बच जाए, डबल हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आ जाओ, मैं आपको नोट्स में लेके आ गया हूँ और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली अभी चलते हैं हमारे माइंड मैप की तरफ। तो मित्रों, एक्सप्लेनर नोट्स, जब पैराग्राफ नंबर 10 को आप डिकोड करोगे, अच्छे से उसके पॉइंटर्स निकालोगे, तो आपको कुल मिलाकर 6 पॉइंटर्स मिलेंगे। पहला पॉइंट, बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है वो ये इंश्योर करे कि स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस में दी गए गाइडेंस को, प्रोसीजर्स को उन्हें फॉलो करना है अपने एंगेजमेंट्स के दौरान। पॉइंट नंबर 2, व्हेन डेविएशन इज परमिसिबल, आप स्टैंडर्ड या गाइडेंस नोट में दिए गए गाइडेंस को छोड़ के डेविएट करके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स किन सिनेरियोज में अप्लाई कर सकते हो, वो बात हमें पता चलती है। पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डिपार्चर। जब भी आप डेविएशन करोगे, दी गई बात से, यानी स्टैंडर्ड में एस्टैब्लिश की गई प्रोसीजर्स या गाइडेंस को छोड़ के ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डिपार्चर। देन पॉइंट नंबर 5, mere disclosure not a substitute for compliance। पॉइंट नंबर 6, लीगल एंड डिसिप्लिनरी इम्प्लीकेशंस अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ये जो पॉइंट नंबर 6 है ना, लीगल एंड डिसिप्लिनरी इम्प्लीकेशंस, ये हमारे फुटनोट नंबर 5 और फुटनोट नंबर 6 है। फिर टोटली इन 6 मुद्दों की समरी देखेंगे हम लोग। समरी टेबल, स्टैंडर्ड वर्सेस डेविएशन, यानी पूरा का पूरा ये 7 पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमें पैराग्राफ नंबर 10 के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस। ये भी मैंडेटरी है, ये रिकमेंडेटरी नेचर के नहीं है। जब भी कोई स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इशू करेगा, एस्टैब्लिश करेगा, उसे मैंडेटरीली फॉलो करना है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को। जब भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोई जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू करेगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स, उसको भी मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट must follow all applicable standards and general clarifications during professional engagements। तो ये mandatory nature का है। Point number 2, this is not optional, it's a mandatory obligation। Next point,
These pronouncements form the backbone of the professional conduct and service quality in all types of engagements. तो ये जो पैराग्राफ नंबर 10 है, ये सारे आर्टिकल असिस्टेंट्स के लिए, सारे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टीट्यूट क्या कहता है, जब भी इंस्टीट्यूट कोई स्टैंडर्ड या जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू करेगा तो प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट्स की ड्यूटी बनती है कि आपको उन्हें मैंडेटरीली फॉलो करना है। जब भी आप कोई प्रोफेशनल एंगेजमेंट को फुलफिल करोगे उसके बाद दीज आर मैंडेटरी इन नेचर। तो आर्टिकल असिस्टेंट्स एंड सीए प्रोफेशनल्स दोनों ये बातें ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, दीज प्रोनाउंसमेंट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी इन ऑल टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। तो बेसिकली जो भी हमारा प्रोफेशनल कंडक्ट है वो इन स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस को बेस बना के ही बनता है। देन जो हमारी सर्विस की क्वालिटी है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है, अगर कोई ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई रिव्यू सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ही स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस को एस्टैब्लिश एंड इशू किया जाता है। तो ये इसी वजह से हमारे प्रोफेशनल फील्ड का बैकबोन इसे कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, When deviation is permissible, इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं उसमें दिए गए गाइडेंस को छोड़कर जब आप डेविएट करते हो और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स यानी दूसरे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हो, ऐसे कौन से सिनेरियोज है जहां पर ये डेविएशन परमिसिबल है। पॉइंट नंबर 1, जनरल रूल क्या कहता है, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड, यानी इन जनरल जितने भी इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं वो हमें मैंडेटरीली फॉलो करने हैं एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। पॉइंट नंबर 2, हर एक रूल का एक एक्सेप्शन होता है। तो ये यहाँ पर डेविएशन जो है वो एक्सेप्शन है, यानी मस्ट बी फॉलोड, स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फॉलोड का एक्सेप्शन है। मस्ट बी फॉलोड से आप डेविएट होके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हो। एक्सेप्शन, ओनली व्हेन अ रिक्वायर्ड प्रोसीजर is ineffective in specific circumstances and the objective of the procedure can be met by an alternative procedure। इसका मतलब क्या है कि जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स है, जो एस्टैब्लिश जनरल क्लैरिफिकेशंस है आज की डेट तक, यानी जिस दिन आप काम कर रहे हो उस डेट तक जितने भी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं, जितने भी जनरल क्लैरिफिकेशंस इशू किए, उसमें बताई गई प्रोसीजर्स, उसमें बताए गए फॉर्मेट्स, उसमें बताया गया गाइडेंस आपके स्पेसिफिक प्रोफेशनल एंगेजमेंट के केस में इनइफेक्टिव है, यानी आपके सामने कोई नया सिनेरियो आता है, तो ऐसे केसेस में आप दिए गए स्टैंडर्ड से डेविएट होकर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसीजर कैन बी मेट बाय ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। लेकिन जब आप दूसरी प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं आपकी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी उन स्टैंडर्ड्स में बताए गए ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। बेसिकली हमारे पास ऐसे 200 की सीरीज़ है, हमारे पास ऐसे 300 की सीरीज़ है, ऐसे 700 की सीरीज़ है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। हर एक स्टैंडर्ड, हर एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड में उस इंडिविजुअल स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो अगर आपके केस में फॉर एग्जांपल ऐसे 200, अगर ऐसे 200 में बताया गया कोई गाइडेंस इनइफेक्टिव होता है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करने का ऑप्शन है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोफेशनल एंगेजमेंट है उसमें ऐसे 200 में जो ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं आपकी ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, इफ अ प्रोसीजर आस्क to send confirmation letters but confirmations are known to be unreliable or unavailable, alternate procedures may be used with proper justification। बहुत बार क्या होता है, एक ऑडिटर के पास क्या होता है, बैलेंस शीट आती है, P&L अकाउंट आता है, तो बैलेंस शीट में इन जनरल बैलेंसेस की शीट होती है, वहाँ पर आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का फॉर एग्जांपल डेटा होता है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है, क्रेडिटर या डेटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकता है, यानी एक लेटर भेजेगा, वो बताएगा कि ABC लिमिटेड के बैलेंस शीट में आपके नाम से इतना डेट दिख रहा है, यानी आपसे इतना पैसा रिकवरेबल दिख रहा है, प्लीज कंफर्म दिस फैक्ट एंड अमाउंट। तो ये अगर आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आगे वाला डेटर आपको बोलेगा या क्रेडिटर आपको कंफर्मेशन विद इन टाइम प्रोवाइड कर ही देगा, उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नेचर की जिम्मेदारी नहीं है, कोई लॉ नहीं है ऐसा कि ऑडिटर ने पूछने के बाद आपको बताना ही पड़ेगा। आपके क्लाइंट
और आपके बीच में एक एंगेजमेंट है, आपके बीच में और क्लाइंट के क्रेडिटर या डेटर के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं है। आपकी जिम्मेदारी केवल और केवल आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक बनती है। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक्सटर्नल कंफर्मेशन यानी आपके बैलेंस शीट में जो अमाउंट है उसको कंफर्म करने के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स अगर इनइफेक्टिव होती है तो आप उस बैलेंस को कंफर्म करने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डिपार्चर। अब स्टैंडर्ड में दी गए गाइडेंस या प्रोसीजर से हटके कोई अलग प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसे केसेस में किस प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा। इफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट डिपार्ट्स फ्रॉम अ रिक्वायरमेंट, he must document the reason for not following the standard procedure. Point number 2, the alternative procedures performed, and point number 3, how the alternative achieves the same audit or assurance objective. तो आपको 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट करना है। पहला, आपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर को छोड़ के ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स क्यों आपको अडॉप्ट करनी पड़ी, उसका लॉजिकल रीजन। दूसरा, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आपने कौन सी परफॉर्म की, उसका कंप्लीट स्टेप वाइज डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। और तीसरा मुद्दा आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि आपने जो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स फॉलो की है वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड में बताए गए ऑडिट ऑब्जेक्टिव या एश्योरेंस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। ये 3 प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? दिस एंश्योर्स ऑडिट ट्रेल, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिफिकेशन इन केस ऑफ रिव्यू और इंस्पेक्शन। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? एक, ऑडिट ट्रेल यानी पेपर ट्रेल डेवलप हो जाएगी। दूसरा, आपकी प्रोसीजर्स में आपके काम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और तीसरा, आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन रहेगा कि आपने जो काम किया है वो सही किया है और आपने किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस नहीं दिखाया है। उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डिपार्चर। जब आप डिपार्ट करते हो किसी स्टैंडर्ड प्रोसीजर से तो आपकी जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट हो, एश्योरेंस रिपोर्ट हो, रिव्यू रिपोर्ट हो, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसमें आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ अ रिक्वायरमेंट इज नॉट फॉलोड एंड एन ऑल्टरनेटिव इज यूज्ड, यानी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, कुछ अलग प्रोसीजर फॉलो किए, ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? द रिपोर्ट मस्ट ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर्स। आपके रिपोर्ट में क्लियर कट बताना होगा आपको कि हमने स्टैंडर्ड को छोड़ के अलग प्रोसीजर फॉलो की है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने अचीव किए हैं। दूसरा मुद्दा आपको रिपोर्ट में क्या बताना पड़ेगा? दिस कैन बी डन थ्रू एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ्स, एम्फोसिस ऑफ मैटर और डिसक्वालिफाइड ओपिनियन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। जो जिस प्रकार का आपका ओपिनियन होगा उस हिसाब से आपको अपने रिपोर्ट में डेविएशन वाला, डिपार्चर वाला मुद्दे को अडॉप्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। हाउएवर, डिस्क्लोजिंग इन द रिपोर्ट अलोन इज नॉट इनफ। ठीक है दोस्तों, सिर्फ डिस्क्लोजर दे देने से आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त नहीं हो जाती है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? पॉइंट नंबर 5 यानी फुटनोट नंबर 5 अभी हम लोग देखने वाले हैं। मियर डिस्क्लोजर इज नॉट इनफ, सॉरी फुटनोट 5 नहीं, पॉइंट नंबर 5, मियर डिस्क्लोजर इज नॉट इनफ, यानी और क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली मेंशनिंग अ डिपार्चर इन द रिपोर्ट डज नॉट एक्सक्यूज नॉन कंप्लायंस। अभी देखो, जब भी हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड से डेविएट करके हमने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को फॉलो किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया गया स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के साथ हमने नॉन कंप्लायंस किया है। अब नॉन कंप्लायंस करके हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ऑडिट का जो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है तो ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं हो रहे तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के लिए प्रॉब्लम्स निर्माण हो सकते हैं। Simply mentioning a departure in the report does not excuse non-compliance. Professional accountants must still meet the objectives of the original standards. यानी जिस भी स्टैंडर्ड में से आप डेविएट कर रहे हो उस स्टैंडर्ड के जो ऑब्जेक्टिव्स वाला पैराग्राफ होता है उसमें बताए गए ऑब्जेक्टिव्स को आपको 100% फुलफिल करना पड़ेगा by following alternative procedures. Be able to justify the alternative विथ प्रॉपर एविडेंस एंड रीजनिंग, यानी प्रॉपर आपको एविडेंस यानी ऑडिट ट्रेल यानी पेपर ट्रेल निर्माण करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा एंड उसका रीजनिंग बताना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्रोफेशनल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट
ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स वर एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट। तो एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी क्या होती है वो यहाँ पर कंप्लीटली बताई गई है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, लीगल एंड डिसिप्लिनरी इम्प्लीकेशंस अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, रिलेवेंट क्लॉजेस ऑफ सेकंड शेड्यूल पार्ट 1, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का सेकंड शेड्यूल उसका पार्ट 1 हमारे इस वाले मुद्दे से यानी नॉन कंप्लायंस वाले मुद्दे से क्लॉज नंबर 7, क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 7 एंड क्लॉज नंबर 9, ये 3 क्लॉजेस फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट हमारे इस मुद्दे के लिए रिलेवेंट है। क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, उसकी प्रोविजन क्या कहती है, फेलियर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर रिक्वायर्ड, यानी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल फैक्ट है उसे डिस्क्लोज करना भूल गया या नॉन कंप्लायंस हो गया, तो ऐसे केसेस में आपके पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस लग सकता है। क्लॉज 7 क्या कहता है, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस इन प्रोफेशनल ड्यूटीज। पहला क्या करता है भाई साहब, आपने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। अब यहाँ पर मटेरियल फैक्ट क्या होगा, नॉन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, तो क्लॉज 5 आपका वहां पे अप्लाई होता है। क्लॉज 7 क्या कहता है, फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस इन प्रोफेशनल ड्यूटीज, यानी आपने एक तो रिपोर्टिंग सही से नहीं किया, डिस्क्लोजर सही से नहीं किया या फिर डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं किया। ऐसे केसेस में क्लॉज 7 के अंडर आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लग सकता है। क्लॉज 9 क्या कहता है, फेलियर टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी आपने रिपोर्ट में प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया, यानी अटेंशन उस मटेरियल फैक्ट के पास आपने अटेंशन रिपोर्ट जो यूजर्स आपकी रिपोर्ट यूज करने वाले उनका अटेंशन वहां पे नहीं आपने अट्रैक्ट किया, तो ऐसे केसेस में क्लॉज नंबर 9 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस लग सकता है। तो जब भी एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस क्लॉज नंबर 5, 7 एंड 9 इन 3 सिनेरियोज में लग सकता है। अब देखो पूरे के पूरे मुद्दों की समरी। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, स्टैंडर्ड वर्सेस डेविएशन। 3 कॉलम हमारे पास है, पहला एलिमेंट, दूसरा स्टैंडर्ड कंप्लायंस और तीसरा डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। डिफॉल्ट रूल क्या कहता है, एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट को सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कंपलसरीली मैंडेटरीली फॉलो करने हैं, लेकिन आप उस स्टैंडर्ड्स कंपलसरी कंप्लायंस से आप डेविएट कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो कब, ओनली इफ प्रोसीजर इज इनइफेक्टिव, यानी स्टैंडर्ड में बताई गई प्रोसीजर जब इनइफेक्टिव होती है तब आप दिए गए स्टैंडर्ड से डेविएट करके ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को फॉलो करके अपने ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड कंप्लायंस, यानी अगर आप स्टैंडर्ड में बताए गए गाइडेंस को सही तरीके से फॉलो करते हो तो किसी प्रकार का कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हो, नॉन कंप्लायंस करते हो, तो आपको जस्टिफिकेशन देना मैंडेटरी है। देन डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप सारे के सारे स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली एज इट इज फॉलो करते हो तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, आपके रेगुलर ऑडिट वर्किंग पेपर में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसे कहा जाता है नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हो, ऐसे केसेस में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन प्लस ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स प्लस ये आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। देन रिपोर्टिंग में बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, जब आप नॉर्मल स्टैंडर्ड्स को नॉर्मल रूटीन में फॉलो करते हो तो आपकी जो रिपोर्ट होती है वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट होती है। जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हो और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करते हो तो रिपोर्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, वो डिपार्चर, वो डेविएशन हाईलाइट करना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी रिस्क, जब आप सारे स्टैंडर्ड्स एज इट इज प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आपके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का चार्ज लगने की रिस्क बहुत मिनिमम होती है। जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करते हुए ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हो, ऐसे केसेस में आपके डिसिप्लिनरी रिस्क एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की बढ़ जाती है। हाई इफ इम्प्रॉपरली जस्टिफाइड और इनएडिक्वेटली रिपोर्टेड। तो ये कंप्लीट आपका 5 पॉइंट में मैंने आपको कंप्लीट पैराग्राफ नंबर 10 का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अब फाइनल समरी देखते हैं इस पूरे के पूरे पैराग्राफ नंबर 10 की। ICAI मेंबर्स, यानी जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले रखी है,
ICAI members must strictly follow standards and clarifications. मेंबर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें स्ट्रिक्टली सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एंड जनरल क्लैरिफिकेशंस फॉलो करने हैं. पॉइंट नंबर 2, डेविएशन इज एन एक्सेप्शन. आप हर एक जो ये नॉर्मल रूल यानी रूल बताया गया उस रूल का एक एक्सेप्शन है जहां पे आप डेविएट कर सकते हो, यानी स्टैंडर्ड के साथ नॉन कंप्लायंस रख के आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो. ये नॉर्म नहीं है, दिस इज नॉट अ रेगुलर सिनेरियो, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है. अलाउड ओनली व्हेन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आर इनइफेक्टिव. इवन इन सच केसेस डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, जस्टिफाई योर एक्शंस, report departures properly and ensure the objective of the original requirement is met. जब भी आप डेविएशन करोगे तब आपको ये 4 बातें ध्यान में रखनी है. देन failure to comply or properly justify deviations can lead to misconduct charges under the Chartered Accountants Act, जो हमने यहाँ पर क्लॉज नंबर 5, क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 9 में देखे हैं. एंड यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 10 का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है. आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 10 ऑफ प्रीफेस एकदम क्लैरिटी के साथ और डिटेल में समझ में आ गया है. यहाँ पर होता है ये वीडियो समाप्त. जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियोस आपके नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन करती है ऑडिट के केस में तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.